नमस्कार। नमस्ते सर। आपका रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट स्टूडियो में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल कि आप अपने विचार और एक्सपीरियंस जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं पेशेंट, उनके मार्गदर्शन, उनको जानकारी देने में मदद के लिए आप तैयार हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम थी। सर एज़ यूजुअल जो हेयर फॉल के इशू होता है, पहले धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट होते हैं, फिर आपको लगता है कि एकदम से हेयर फॉल बढ़ गया है और जो डेंसिटी है रिड्यूस होते होते काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। वो मेरा मेन इशू था। उसके बाद भी मैंने कुछ ट्रीटमेंट्स लिए, ट्राई किया कि एट पर्टिकुलर स्टेज पर आकर के रुक जाए, बट एज़ यूजुअल ये नहीं रुका और देन फाइनली आई हैव डिसाइडेड फॉर दिस। राइट सर। तो आपने जो जानकारी दी कि आपको धीरे धीरे हेयर फॉल हो रहा था, Yes. इस दौरान आपने कुछ लोगों से कंसल्ट किया, कुछ ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन जो ट्रीटमेंट के जो लाभ आपको चाहिए थे वो नहीं मिले। बाल्डनेस आपकी बढ़ गई और उस बाल्डनेस से आपको क्या लग रहा था? आपको मन, क्योंकि बाल का जाना कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं, आपको क्यों लगा कि आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? आपको मन को अच्छा नहीं लगता था या आपको कुछ फील होता था कि नहीं अब मेरे को ऐसा कराना चाहिए? ऐसा क्यों लगा कि आपको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है? सर जिस एज में बाल जाते हैं वो मैटर करती है। उसके बाद ये होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपके लुक्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपके लुक्स चेंज होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर बाल आपके झड़ रहे हैं तो पहले धीरे धीरे आप डिमोटिवेट फील करते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस और कम होता है। सो अगर आपको लगता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप बहुत ही डिमोटिवेट फील करें, बट फिर भी अगर आपको लगता है, इफ़ यू आर फीलिंग कि आपको करवाना चाहिए, तो यू शुड गो फॉर दैट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और मैं अक्सर मेरे सारे वीडियो में कहता हूँ, बाल जीने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रसन्न रहने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से बाल बनाते हैं, शादी में जाते हैं तो अच्छे से बन संवर के जाते हैं, अच्छी ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। क्यों? आप हैं तो वही, वो के वही हैं, चेंज तो नहीं होते, लेकिन आपका एक्सटर्नल लुक कहीं ना कहीं आपके मन को प्रसन्नता देता है। आपके मित्र को, सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिख रहे हो, लेकिन आपके मन को प्रभावित करता है। मैं इस वक्त थोड़ा सा इंटरप्ट करके आपको बताना चाहूँगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी या सुंदरता का डायरेक्ट क्या हमारे मन से रिलेशन है? तो जब मैं कॉस्मेटिक सर्जरी शुरू करने में था तो मेरे मन में बड़ा विचार था कि इस सुंदरता की हमें आवश्यकता क्या है जीवन में। मैं बड़ा स्पिरिचुअल माइंड रहा हूँ अपने जीवन में, तो मैंने एक स्टडी की और उसके लिए मैं ये फोटो शेयर कर रहा हूँ कि आप ये देखिएगा कि 63 इयर्स की ओल्ड वूमेन है जो गांव में रहती थी। मैंने इसके कटे हुए होठों का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से पूर्व का फोटोग्राफ देखिएगा, फिर ऑपरेशन करने के तुरंत बाद ऑपरेशन टेबल पे ही मैंने उनका फोटो लिया। अब जो मैंने ऑपरेट किया होठ को, इसको मैं छुपा रहा हूं, तब आप देखिएगा कि इसके चेहरे में क्या परिवर्तन आया। इसकी आंखों में देखिएगा, इसकी आंखों में चमक देखिएगा और इसके चेहरे पे मसल्स पे जो पार्ट दिख रहा हो उसमें अंतर को देखिएगा। ये डायरेक्टली बताता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, और सुंदरता आदमी को अच्छी लगती है। तो बाल की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन सर ने बताया कि इतना डिमोरलाइज नहीं होते हो, इतने दुखी नहीं होते हो, लेकिन हाँ यदि बाल लग जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यस, सॉरी मैंने आपको ये बात को इंटरप्ट किया, लेकिन मेरे को ऐसा लगा आपने जो पहलू उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो फिर आपने कंसल्ट किया हमसे रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे, लेकिन इस पीरियड में और भी कई जगह होगी जिनसे आपने कंसल्ट किया होगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे आप दर्शकों को? सर मैंने कंसल्ट किया था, बट मेरा एक मेन थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप जहाँ करवा रहे हैं वो डॉक्टर थोड़ा सा, सर्जन जो भी हैं आपके, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो, डे टू डे एक्टिविटी में उनकी ये एक्टिविटी हो कि वो फ्रिक्वेंसी उनकी ज़्यादा हो ये करने की, ऑपरेट करने की, प्लस उनका जो एक्यूरेसी लेवल हो वो अच्छा हो। मैंने अपने कई दोस्तों से भी कंसल्ट किया, few of them are doctors. After consulting them, they have given me the proper guidance कि जो सर हैं वो ठीक करते हैं, अच्छा करते हैं वो। So then I came here. ये आपने एक और बात बताई कि एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है और उनका डेडिकेशन होना चाहिए नंबर 1। उसके बाद में कंफर्म करना है आपको कि जिस डॉक्टर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं,
क्या वाकई उसकी वो रेपुटेशन है, और वो बेस्ट रेपुटेशन बताएंगे डॉक्टर कलीग और कई बार उनसे ऑपरेट हुए पेशेंट। तो आपको मल्टीपल लेवल पे इंक्वायरी करनी है। जिस व्यक्ति को, जिस सर्जन को अपना महत्वपूर्ण सिर्फ सौंप रहे हैं, अपने दिल को सौंप रहे हैं, मतलब क्योंकि बाल दिल से रिलेटेड है, तो उसकी इंक्वायरी आपको प्रॉपर लेवल पे, मल्टीपल लेवल पे करके कंफर्म करके ही उसको कंसल्ट करना चाहिए। यस, फिर आपने डिसीजन लिया, फिर आप रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे आए, फिर क्या हुआ? यहाँ आने के बाद मैंने टीम से कंसल्ट किया, सर से मेरी बात हुई। सर ने मुझे बताया प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरह से ऑपरेट होगा, कितना ड्यूरेशन उसमें लगेगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा उसमें, प्लस पूरी जो डेडिकेटेड टीम है किसका क्या वर्क रहेगा, वो सब मुझे डिस्क्राइब किया गया। एंड देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स, प्रोसीजर स्टार्ट हुआ सुबह आने के बाद, और देन द होल डे प्रोसीजर टुक द टाइम एंड इट वाज नॉट नथिंग सीरियस मैटर, बट सब स्मूथली हो गया। Was there any pain during the surgery you felt? Were you uncomfortable during the surgery? Little pricks were there. छोटे छोटे सा लाइक इंजेक्ट होता है तो थोड़ा बहुत पेन होता है, बट इट्स नॉट सीवियर, इतना ज़्यादा नहीं होता है, और इट्स अ गुड साइन कि थोड़ा बहुत पेन आपको हो रहा है एंड यू आर फीलिंग थिंग्स, कि आपको प्रॉपरली चीज़ें हो रही हैं। गुड। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी प्लानिंग की होगी, हेयर लाइन डिज़ाइन की होगी, क्योंकि कई बार हेयर ट्रांसप्लांट होता है जो काफ़ी अननेचुरल लगता है, तो हेयर लाइन के बारे में आपका डॉक्टर साहब से डिस्कशन हुआ था प्लानिंग के लिए? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आने के बाद सबसे जो इनिशियल लेवल था वही था कि हेयर लाइन डिज़ाइन की गई, हेयर लाइन प्रॉपर दिखे, नेचुरल लुक हो, उस तरीके से डिज़ाइन की गई थी। डॉक्टर साहब ने एडवाइस भी दी कि आपका ये टेम्पल एरिया है, थोड़ा सा यहाँ भी रिक्वायर्ड है, तो उस अकॉर्डिंग पूरा एक डेडिकेटेड वे में हेयर लाइन डिज़ाइन करके फिर सर्जरी प्लान की गई। मैं थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट करना चाहूँगा सर कि हेयर लाइन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। जैसे सर ने बताया टेम्पल एरिया, ये टेम्पल एरिया होता है। अभी तो फ्रेश हेयर ट्रांसप्लांट किया, बाल आए नहीं, तो हेयर लाइन को लेकर अक्सर भ्रांति होती है, और जो भी नवयुवक आते हैं वो चाहते हैं कि 16 साल पे जो उनकी हेयर लाइन थी, लो हेयर लाइन थी, यहाँ से राउंड था, वैसा कि वैसा हो। तो मैं आपको बता दूं, मेल हेयर लाइन व्यू होती है और फीमेल हेयर लाइन ऐसे होती है। तो हेयर लाइन आपकी वैसी और नेचुरल होनी चाहिए जो आपकी 70 ईयर्स तक आपके चेहरे में आने वाले परिवर्तन को अकोमोडेट करे। तो हम हेयर लाइन पे पेशेंट के साथ में बहुत डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनको भी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आप हेयर लाइन के बारे में अपने सर्जन से डिस्कस करिएगा, और अक्सर आप कोशिश करिएगा कि उनकी बात और आपकी चाहत के बीच में एक वैज्ञानिक आधार पर आप उसको डिज़ाइन करवाएं। ओके, यस। फिर बाकी एरिया का भी आपने डिजाइन करवाया होगा कि कितना एरिया में किया, आगे किया गया? यस सर, ओनली फ्रंट में, फ्रंटल एरिया जो डेंसिटी कम हुई थी सिर्फ इस एरिया का किया गया है। इसके अंदर क्या है, कितनी जड़े का प्लान किया गया था? 3000 का था, बट 3200 एक्चुअल प्लान हुआ है। 3200 जड़े, जिसको कि हम ग्राफ्ट बोलते हैं, और एक ग्राफ्ट में प्राय का 2 से 3 बाल होते हैं, ऐसा बताया गया था आपको? हाँ सर, मल्टी ग्राफ्ट्स भी होते हैं, किसी में 2 या 3 भी होते हैं, किसी में सिंगल होते हैं, तो सिंगल होता है, सर ने वो डिस्क्राइब किया तो था। ओवरऑल जो ग्राफ्ट वर्सेस बालों का रेशियो होता है FUE के अंदर 1:2.25 के करीब होता है, ऐसा होता है। फिर आपको ये बताया गया कि था कि पूरी टीम में कौन व्यक्ति क्या करेगा, तो आपको ये बताया था आपके डॉक्टर साहब ने क्या क्या किया आपका, जैसे प्लानिंग करना है, लोकल एनेस्थीसिया देना है, फिर स्लिट बनाना, ये सब डॉक्टर साहब ने किया? जी सर, डॉक्टर साहब जो मैम हैं एंड सर हैं, दोनों ने ही एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स, उसके बाद मैडम ने स्लीटिंग किया, उसका डिज़ाइन किया, पूरा हेयर लाइन डिज़ाइनिंग कैसे होगी उसकी स्लीटिंग की। उसके बाद जो टेक्नीशियंस का काम है वो भी मुझे पूरा डिस्क्राइब किया गया। प्रॉपर वे में एक टेक्निकली डिज़ाइन था पूरा हमारा जो ऑपरेशन था, और हर चीज आपको एक्सप्लेन जो की थी वैसा की वैसा ही हुआ? राइट सर, जो एक्सप्लेन किया गया था एग्जैक्टली वैसा के वैसा ही प्रोसीजर वैसा हुआ आपके साथ। और दिन में क्या आपको ब्रेक दिए गए, टी कॉफी वगैरह के ब्रेक थे आपके पास, लंच वगैरह? दैट आई अज्यूम कि इट विल बी अ हेक्टिक प्रोसीजर, बट इट वाज नॉट अ हेक्टिक प्रोसीजर। प्रॉपर टाइम वाज गिवन टू मी, बिल्कुल समय दिया गया मुझे, और लंच का समय, फिर टी ब्रेक दिया गया, वॉशरूम जाना है उसके लिए भी ऐसा नहीं था कि आप हिल नहीं सकते टेबल से। जनरली ये भ्रांतियाँ होती हैं,
ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, बहुत ऐसा कोई तीव्र पेन तो नहीं हुआ ड्यूरिंग सर्जरी? कई बार कुछ लोग कहीं से हेयर ट्रांसप्लांट करा के आते हैं, जब हमारे पास सेकंड टाइम आते हैं तो अक्सर कहते हैं पिछले बार बहुत जबरदस्त दर्द हुआ, दिन भर दर्द होता रहा, ऐसा कुछ महसूस हुआ था आपको? नहीं, ऐसा कोई सेवियर पेन नहीं था, कोई सेवियर हेडेक भी नहीं था मुझे तो, और ना मुझे कोई स्वेलिंग हुई है। जो माइन्यूट थोड़ा बहुत होता है क्योंकि इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, तो वो थोड़ा बहुत तो था, बट नॉट अ सेवियर। अब महत्वपूर्ण बात सर ने बताई, ये सर्जरी है, इस बात को आप गहराई से समझे कि ये कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है कि किसी ब्यूटिशियन के यहाँ जाके आपने हेयर कट करवा लिए, ये हेयर का आपने कुछ करवा लिया, स्टाइलिंग करवा ली है, ब्यूटी का कोई छोटा मोटा नहीं, ये एक ऑपरेशन है। इसको गंभीरता से लेना है और इसको सर्जन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। और क्योंकि दिन भर लगता है, एनेस्थीसिया देते हैं, इसके अंदर सुन करके करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, तो आपको ऑपरेशन के बाद में ऐसी कोई स्वेलिंग नहीं आई? नहीं, थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी, बट इतना कोई सेवियर स्वेलिंग्स नहीं थे। जो जैसा अगर आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, जो आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग दिखाई देती है, बट प्रोसीजर्स के बाद आपको गाइड किया जाता है कि आपको किस तरह से सोना है, किस तरह से आपकी मूवमेंट्स होना चाहिए, आपको क्या क्या प्रोसीजर्स ध्यान रखने हैं। अगर वो आप सभी फॉलो करेंगे तो आपको जो सेवियर जो वो है इफेक्ट्स हैं उसके स्वेलिंग काइंड, वो आपको नहीं दिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर्जन जो आपको एडवाइस देता है उसका आपको फॉलो करना है। ऑपरेशन के बाद, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में स्वेलिंग प्रायः नहीं आती तो मिनिमल आती है। जो सोने के इंस्ट्रक्शंस है उसको आपको फॉलो करना। आपको हेयर ट्रांसप्लांट हुए कितना समय हो गया? सर मुझे अप्रॉक्स 2.5 मंथ, 2.5 महीने हुए हैं। 2.5 महीने हो गए। इस 2.5 महीने की जर्नी में आपका क्या एक्सपीरियंस था? अब हेयर ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट डे से लेके आज तक आपकी तकलीफ, सिर में दर्द, कोई सुनना कम हो गया हो, कोई आंखों में दिखना कम हो गया, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हमारे दर्शकों को है जिस कारण से वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने नहीं आते। इस 2.5 महीने के एक्सपीरियंस के बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, मन में डर भी होता है। ऑफ कोर्स इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस, तो डर तो रहेगा। जब आप डिसाइड करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, जो जिन लोगों की सर्जरी हुई है उनसे कंसर्न करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। और कुछ मिथ्स हैं उससे रिलेटेड, अगर हम चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं तो हो भी सकता है, बट सर के साथ ऐसा कोई फीलिंग नहीं आई मुझे, और कोई भी इल इफेक्ट मुझे नहीं आया उसका आफ्टर सर्जरी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी मैं कहीं जाता हूँ तो अक्सर, अभी मैं एक शादी में गया, वहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग थे, सभी का एक ही था, सब डर बहुत लगता है। हमने सुना कैंसर हो जाता है, हमने सुना पनबारन दिखना कम हो जाता है। मैंने, भाई मोदी जी ने कराया हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इतने सारे प्लेयर है क्रिकेट के, इतने सारे पिक्चर के हीरो हैं, इतने सारे नेता लोग हैं, इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो यदि प्रॉपर जगह पे प्रॉपर सर्जन के हाथ से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो सेफ रहता है। और जिस सेंटर पे कराया जाता है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके ऊपर सारी एसेप्सिस के प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो अभी आपके बाल तो आए ही नहीं, तो आपको चिंता नहीं हो रही कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया? सर मैं आपके पिछले क्वेश्चन पे आता हूँ, चूँकि मैंने पूरा डिस्क्राइब नहीं किया उस चीज़ को। सर ने पूछा था कि आपकी 2-2.5 महीने की जर्नी कैसी रही है, वापस उस पर आता हूँ। बिगिनिंग फ्रॉम द डे 1 जब सर्जरी की गई, उसके बाद 2 या 3 दिन तक आपके जो सर पे स्कैब्स वगैरह जमा होता है, ब्लड के जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं, आपके जो टिश्यूज़ हैं वो जमा होते हैं, धीरे धीरे वो ड्राई होना शुरू होते हैं। एट द एंड ऑफ 4th डे जब आप उस पर दी हुई जो एंटीबायोटिक्स है उसका छिड़काव करते हैं, उसके बाद फिर आपका 10वें दिन हेड वॉश होता है। हेड वॉश के समय थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो लगाए हुए बाल है वो निकल जाएंगे। कुछ निकलते भी हैं, बट दे आर द हेयर्स ओनली, रूट्स आपकी नहीं निकलती हैं, राइट। उसके बाद धीरे धीरे आपका शेडिंग फेज स्टार्ट होता है। सर ने भी मुझे बताया था, प्लस मैंने इंटरनेट पे भी कुछ अपने लेवल पे सर्च किया था चीज़ें। आप लोग भी जब करें तो पूरा एक सर्च करें, पूरी जानकारी इकट्ठी करें, उसके बाद समझें कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि ट्रांसप्लांट किए वही बाल आपके हमेशा वही सिंगल ग्राफ्ट जो लगा हुआ है वही निकला रहेगा आपका। एक शेडिंग फेज आता है 2 से 2.5 महीने में, 15-20 दिन से स्टार्ट होता है, 21वें दिन से, फिर वो चलता है आपके 2.5 महीने तक, 3 महीने तक। उसके बाद आपके जो उसी ग्राफ्ट से, उसी जो रूट्स हैं, रूट से नए ग्राफ्ट्स आना स्टार्ट होते हैं, नई ग्राफ्टिंग, नई हेयर्स आना, फॉलिकल्स आना स्टार्ट होते हैं, जो आपके 6 to 10 मंथ में जो आपका रिजल्ट है विजिबल होता है। तो अभी आपको आपके घर पे फ्रेंड्स परेशान नहीं करते कि बाल नहीं आया और तेरा हेयर ट्रांसप्लांट तो फेल हो गया? नहीं सर, मैंने उन्हें पहले ही बताया हुआ है व्हाट इज़ द प्रोसीजर। लगता है उन्हें, मुझे भी कभी कभी डाउट होता है कि
जिस वे से जिस स्पीड से हेयर फॉलिकल्स गिर रहे हैं वापस से, बट फेथ इज़ अनदर थिंग। आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिखती हैं लेकिन वो उनके रिजल्ट आने में आपको समय लगता है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, कुछ करते हैं या कोई भी चीज़ आप काम करना स्टार्ट करते हैं, उसके रिजल्ट आने में इट टेक अ टाइम। सो आपको उतना थोड़ा वेट करना होगा एंड डेफिनेटली उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हो सकता है रिजल्ट थोड़े कम मिले, बट रिजल्ट डेफिनेटली आर देयर। डेफिनेटली। आज आप क्या पीआरपी के लिए आए हैं? आज पीआरपी? हाँ, आज मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए आया हूँ। हालांकि सर ने बोला था ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, फर्स्ट एक या 2 पीआरपी होना चाहिए उसमें, बट एक्चुअली आई एम नॉट टेकिंग फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल, दैट्स व्हाई आई थॉट कि पीआरपी करा लेना चाहिए। कुछ तो एक रूट्स को एक न्यूट्रिशन किसी तरह से मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने बड़ी सरलता से कि हेयर ट्रांसप्लांट के 2.5 महीने में इनको कोई डर नहीं लगा, बाल को आने में समय लगता है। पीआरपी कराने से फायदा होता है जो उन बालों को विशेष करके जिनका ट्रांसप्लांट नहीं किया गया लेकिन जो टेम्परेरी पिछले वाले हिस्से में जो सर के बाल हैं ये पतले कमजोर है, ट्रांसप्लांट हमने आगे किया, तो इसके लिए क्योंकि मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड पिछले वाले बाल जिनको ट्रांसप्लांट नहीं किया टेम्परेरी है उनके लिए आवश्यक होता है, लेकिन सर ने ऑप्ट किया है तो हम प्रेशराइज नहीं करते कभी भी पेशेंट को कि वो फिनेस्ट्राइड ले, मिनॉक्सिडिल, हम एडवाइस करते। हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी है, जैसे पीआरपी है। पीआरपी का मेन रोल होता है जो नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर उनको अच्छा करना। सर ने बड़ी क्लियरली बात बताई कि रूट्स को कुछ कुछ मिलना चाहिए, कुछ नरिशमेंट मिलना चाहिए, कुछ दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे अपन कोई फसल बोते हैं तो भाई उसमें से पौधा बनना है ना, बीज है वो, तो बीज से पौधा बनने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो विटामिन चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें देंगे तो जो पौधा बनेगा अच्छा स्वस्थ बनेगा और उससे आएंगे फल अच्छे आएंगे। तो ऐसे ट्रांसप्लांट के बाद में यदि हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर है, वाइटामिन्स है, फिर हम पीआरपी ले रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, मन को प्रसन्नता रख रहे हैं, तो बाल भी अच्छे आएंगे। तो और कोई लास्ट मैसेज उन लोगों को जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से डर रहे हैं, उनको आप कुछ शब्द बोलेंगे उनके लिए कि भाई आपको क्या करना चाहिए? मेरा एक ही मैसेज है सभी लोगों के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस में कमी आती है, बार बार ध्यान वहीं जाता है। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ओवर थिंकिंग करिए उस चीज़ को लेकर के या उसको भूल जाइए। अगर आप उस चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उसका एक सॉल्यूशन ढूंढिए। सॉल्यूशन है हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, टेम्परेरी सॉल्यूशंस मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन पे जाना है या परमानेंट पे जाना है? दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट लाइक हेयर ट्रांसप्लांट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन, जिसमें आपको बार बार चीज़ों पे ध्यान नहीं देना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ पे ध्यान देना होगा आपको। तो मैंने बहुत सोचा एंड आई गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। सो सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार जब भी आप जाएं अच्छा क्लिनिक ढूंढिए, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, सर्जन्स जो हैं, टीम जो है वो एक बेस्ट हो, उसी अकॉर्डिंग आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर्स या क्लिनिक को सिलेक्ट करिए। बहुत ही अच्छी बात की है, ये जीवन की फिलॉसफी है जो आपने इतने सरलता से कही। आपको कोई प्रॉब्लम है उसके 2 सॉल्यूशन, या तो आप उसको भूल जाइए या उस पर गंभीर चिंतन करिए, और गंभीर चिंतन भी 2 हैं, टेम्परेरी सॉल्यूशन और परमानेंट सॉल्यूशन। मजे आ गए। इस कॉन्सेप्ट को आप जीवन में हर जगह अप्लाई कर सकते। कोई भी समस्या जीवन के बारे में आई है आपके बाद में, तो उसके यही 2 ही सॉल्यूशन है कि ये तो भूल जाओ, चिंतन करो, एफर्ट करो। एफर्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इमीडिएट लाभ के लिए, जो अक्सर इमीडिएट लाभ नुकसानदायक होते हैं, आप कंप्रोमाइज करते हैं, कभी चीटिंग करने लगेंगे, और ये लॉन्ग टर्म, यदि लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो फिर वैसा ही एफर्ट करिए। बाल चले गए हैं, लॉन्ग टर्म एफर्ट है, ट्रांसप्लांट कराना है, ट्रांसप्लांट के लिए जैसे सर ने बताया आप सर्च करिए और अच्छे सर्जन को चुन के बिना डर के कराइए। थैंक यू। आप बहुत ही सरलता पूर्वक आपने बहुत सारी फिलोसॉफिकल बात की और लास्ट बात ने तो मुझे बेहद प्रभावित किया। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।